अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो अब हम थे 53 पे। पीडीए कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पीडीए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पेरिफेरल साइनोसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये लेट साइनोसिस के अंदर आता है। बाज दफा ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस की भी बात इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि ऐसा मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में लेट साइनोसिस ये शो करते हैं। बाज दफा ये ए साइनोटिक भी रहते हैं। तो पीडीए में जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो पेरिफेरल साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगा। 54 द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय टीपीआर, जो है वो डायस्टोलिक बीपी के साथ डिटरमाइन होता है। प्री लोड किससे डिटरमाइन होता है? एंड डायस्टोलिक। आवाज अभी ठीक है, मुझे बताइएगा। आवाज बताइएगा, ठीक है कि कम है? अभी अब ठीक है। थोड़ी बेहतर है। अच्छा, वो शायद ये हिल गया, एक मिनट मुझे दीजिए। अभी ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ओके ओके फाइन। ठीक है जी। तो प्री लोड किसके साथ डिटरमाइन होता है? प्री लोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ। आफ्टर लोड मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर। और बेरो रिसेप्टर्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? बीपी। नहीं, अगर इसी में से कोई ऑप्शन हो तो बेरो रिसेप्टर किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, किसके चेंज को? मीन आर्टीरियल प्रेशर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ईडीवी डिपेंड्स ऑन वीनस रिटर्न, ठीक है, या वीनस रिटर्न और ईडीवी, ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखिए। 55 द पेशेंट केम इन इमरजेंसी 2 सेंटीमीटर वाटर जेवीपी 2 लीटर ऑफ कार्डिक आउटपुट, लैक्टेट 30 इन द ब्लड, बीपी 70 30, व्हाट टाइप ऑफ शॉक इज इन दिस? तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक में है। जब सीवीपी आपकी लो होगी, लो कार्डिक आउटपुट होगा, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है। जब सीवीपी रेज्ड होगी, अब जेवीपी जो है वो अगर हम देखें तो उसके 5 सेंटीमीटर तक तो वो नॉर्मली आ रही होती है, ठीक है। 3 to 5 सेंटीमीटर का जो फर्क आ रहा होता है वो उसका नॉर्मल में आ रहा होता है ज्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जेवीपी 2 सेंटीमीटर पे है, तो 2 सेंटीमीटर में वो लोअर डाउन हो गई है। कार्डिक आउटपुट कम है, तो जाहिर है फ्लूइड की कमी है, ठीक है, बॉडी में, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। दूसरा क्या है, लैक्टेट भी आ रहा है 30 इनटू द ब्लड। तो लैक्टेट भी तब तभी आता है जब हमारे पास ना कोई ब्लड की जो है वो या तो कमी या फिर जो है वो ब्रेक डाउन वगैरह आ रही होती है। तो उस सूरत हाल में भी हमारे पास जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में लैक्टेट कम आ रहा होता है। एक बात। दूसरी, जब हमारे पास सिर्फ बीपी कम होगा लेकिन लैक्टेट हाई मेंशन होगा और लो कार्डिक आउटपुट जो है वो मेंशन नहीं है, तो फिर उसके अंदर हम सेप्टिक शॉक की तरफ जाएंगे जब लैक्टेट हमारे पास जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और उसके अंदर बीपी कम होगा, ठीक है। तो उस सूरत हाल में लैक्टेट जब बहुत हाई होगा तो उसके अंदर हम सेप्टिक शॉक की तरफ चले जाएंगे। और कार्डियोजेनिक शॉक में जो है वो हमारे पास जो है वो जेवीपी वैसे ही ज्यादा आएगी। तो ठीक है, इसी तरह याद रखिएगा कि सेप्टिक शॉक में लैक्टेट बहुत ज्यादा हाई होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में लैक्टेट बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन वो ब्रेक डाउन ऑफ द फ्लूइड की वजह से, बाज दफा हेमरेज की वजह से या इस तरह वो आ जाता है साथ में, ठीक है। और एलडीएच भी आता है। और तीसरी बात यह है कि जेवीपी अगर कम है तो इसका यही मतलब है कि फ्लूइड कम है। अगर जेवीपी रेज्ड होगी तो वो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर होगा या कार्डिक शॉक में इसे कहेंगे। 56 एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कॉजेज व्हाट? तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक में अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या होता है, विट्रो ट्रायड होता है, जिसके अंदर एंडोथेलियल इंजरी होती है, स्टेसिस होती है और हाइपर कॉगेबिलिटी होती है। अब आपकी नजर में अगर ये एमसीक्यूज आए कि इस जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है उसका मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा होगा ये विट्रो ट्रायड में? तो कौन सा होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक? एंडोथेलियल। एंडोथेलियल इंजरी, वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर हाजरा। एंडोथेलियल इंजरी क्यों क्यों क्योंकि, वेरी गुड डॉक्टर मिश्रा, इसलिए कि जब भी एंडोथेलियल इंजरी होगी जाहिर है तभी प्लेटलेट्स आके लगेंगे।
उससे पहले तो नहीं लगेंगे। उसके बाद स्टेसिस होगी, जब स्टेसिस हो जाएगी तो उसके बाद हाइपर कोगुलेबल स्टेट चली जाएगी। जब थोड़ी से एरिया में फ्लूइड ने जाना है, जाहिर है वो पास थोड़ा थोड़ा करेगा और हाइपर कोगुलेबल थिकनेस ऑफ द फ्लूइड भी होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो लैमिनार फ्लो है वो भी डैमेज हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट भी आ सकती है। 57 द मोस्ट कॉमन एनोमली ऑफ द ग्रेट वेसल्स फाउंड इज द पीडीए, ठीक है। पेशेंट हैज ग्रेट वेसल्स इसलिए क्योंकि आर्टरीज और वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो ग्रेट वेसल्स में ये आ जाती है, ठीक है, पीडीए या फिर टीजीए, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आ जाती है, ठीक है। Patient has complained of joint pain on X-ray, large celerity of the heart seen. In the childhood, she has a recurrent attack of pharyngitis and streptococcal. अभी हमें समझ आ रहा है रोमेटिक हार्ट फेलियर की बात कर रहा है जिसमें माइट्रल एंड एओर्टिक वाल्व इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए, द pulmonary artery pressure will be higher than aortic pressure in which of the following? तो pulmonary artery का प्रेशर कब हाई होगा? जब लेफ्ट से राइट शंटिंग है, ठीक है। जब लेफ्ट से ब्लड जो है वो राइट साइड पे आएगा तो राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर उधर से हाई होगा और एओर्टिक प्रेशर उस वक्त कम होगा। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो उसमें शंटिंग में पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। 62 द कॉज ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इज व्हाट? तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी एम्फिया वेना कैवा की तो उसके अंदर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। 63 द हाइपोवोलेमिक शॉक व्हिच विल हैपन फर्स्ट? तो उसके अंदर वीनस एंड वेन्यूज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड, जब भी फ्लूइड की वो अगर बात करेगा तो वेन्स को सबसे पहले डैमेज होगा, ठीक है, क्योंकि वेन्स के अंदर कैपेसिटी होती है एडजस्ट करने की, तो सबसे पहले जो है वो ये डैमेज हो रहे होते हैं, ठीक है। वेन्स एंड वेन्यूज, वीनस रिटर्न या वेन्यूज की अगर वो बात करें मेनली, तो वेन्स एंड वेन्यूज की वो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? तो एओर्टिक इनसफिशिएंसी होती है अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। क्वेश्चन नंबर 65, मेन डिफरेंस बिटवीन द एनाफाइलैक्टिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होगा? कार्डिक आउटपुट का डिफरेंस होगा, ठीक है। जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसमें क्या होगा? कार्डिक आउटपुट लोअर डाउन होगा, उसमें कम हो जाएगा। 6 पेशेंट ईसीजी शो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, एकोकार्डियोग्राफी शोज नो वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज सीन इन विच ब्लॉक? तो ये देखेंगे यूनिफेस्कुलर ब्लॉक होता है, बायफेसिकुलर ब्लॉक होता है और ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक होता है। जो यूनिफेसिकुलर ब्लॉक है उसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है, जो बायफेसिकुलर है उसमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल हमारे पास आता है, लेकिन जो ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक होता है उसके अंदर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल दोनों हमारे होते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक्स के साथ याद रखिएगा कि यूनिफेसिकुलर कब होता है? जब से डेविएशन होगी। बाइफेसिकुलर में क्या होगा? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होने लग जाएगा, और ट्राइफेसिकुलर में दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द टू रिगार्डिंग द कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज इज व्हाट? तो कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज में क्या होता है? थिकनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व हो जाता है। 68, पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन ऑन ऑस्कल्टेशन फर्स्ट हार्ट साउंड इज वेरिएबल एंड दिस अकर्स ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से हमें फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। वेरिएबल इसलिए आती है क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या हो रहा होता है? बार बार जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, ठीक है। फिब्रिलेशन से ऐसे याद रखो कि वाइब्रेशंस हो रही होती है, ठीक है, फिब्रिलेशन में वाइब्रेशन हो रही होती है जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड वेरिएबल आती है। 69, द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू यू इन ईआर विद vasodilation एंड hypotension, विच टाइप ऑफ शॉक इज कॉजिंग दिस? तो उसके अंदर हमारे पास जो वेजोडाइलेशन और हाइपोटेंशन के साथ है वो है सेप्टिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 70, द सोडियम रिटेंशन इज सीन इन विच कंडीशन? तो हार्ट फेलियर के अंदर हमारे पास सोडियम रिटेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 71, द पोलीआर्टाइटिस नोडोजा इज डायग्नोज्ड बाय? वेस्कुलाइटिस में कौन सा नेक्रोसिस होती है सारे वेस्कुलाइटिस में? Adrenoid. फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस, ठीक है। ओके, तो क्या है कि जो भी जिस भी किस्म का आपके पास वेस्कुलाइटिस होगा उसके अंदर आपके पास फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस होगी, ये बात नहीं भूलनी। कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस में होती है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस में होती है? ये नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ नेक्रोसिस?
ये या पैथोलॉजी। ब्रेन या हार्ट, ये भूल गए। हार्ट और किडनी, अच्छा भूल गया, कोई बात नहीं। इसमें से कौन सी नेक्रोसिस ऐसी होती है जिसकी जो सेल लाइन है वो मेंटेन रहती है? कोएगुलेटिव। कोगुलेटिव, वेरी गुड, ठीक है। और ऐसी नेक्रोसिस जो कि ब्रेन में होती है वो कौन सी नेक्रोसिस है? लिक्विफेक्टिव। ल्यूकीफेक्टिव नेक्रोसिस, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं कि पैंक्रियाज में या ब्रेस्ट ट्रोमेटिक नेक्रोसिस है तो वो कौन सी नेक्रोसिस होती है? फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस। और पैंक्रियाज में फैट नेक्रोसिस की कौन सी टाइप होती है? जी डॉक्टर सिद्रा, आप बताएं। पैंक्रियाज में फैट नेक्रोसिस की कौन सी टाइप होती है? नहीं पता? जो पेंक्रियाज में एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है, एंजाइमेटिक, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस पेंक्रियाज में होती है। और ब्रेस्ट में कौन सी होती है? ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से जो भी ब्रेस्ट में नेक्रोसिस होगी, दैट इज व्हाट ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी आता है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 72, इन न्यूरोजेनिक शॉक द डिफरेंस फ्रॉम अदर शॉक इज व्हाट? तो न्यूरोजेनिक शॉक में जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, सारे सिंपैथेटिक सप्लाई वगैरह नहीं होगी तो उसमें। 73, द पेशेंट presented with the signs of hypovolemic shock and received treatment for this very cause. What indicator should be assessed for the initial recovery in him? तो उसमें हम जो है वो यूरिन आउटपुट, जब भी आपके पास पेशेंट आएगा इमरजेंसी में, ठीक है, और आपके पास वो हाइपोवोलेमिक शॉक में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब आप फ्लूइड दे देंगे तो आप क्या करेंगे? फ्लूइड देने के बाद आप लोग चेक करेंगे, ऐसे ही है। मॉनिटर करेंगे आउटपुट। मॉनिटर करेंगे उसका यूरिन आउटपुट, हम मॉनिटर करेंगे, हम उसके साथ यूरिन बैग अटैच कर देंगे। जो फ्लूइड जा रहा है उसमें हम देखेंगे कि कितना आउटपुट आ रहा है, उसको लग भी रहा है या नहीं है। सारा आउटपुट तो वे ही बाहर ही जाता जा रहा है, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट हम मेजर करेंगे सबसे पहले वोलिमिक शॉक के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करने के लिए कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 73, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक, ठीक है, ये हो गया। 74, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द सेंट्रल चेस्ट पेन ऑन एग्जामिनेशन, रसलिंग साउंड्स हर्ड ऑन द इंस्पिरेशन। तो रसलिंग साउंड किसमें होती है? पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है, पेरिकार्डियम में हमारे पास रसलिंग साउंड आती है अगर उसमें फ्लूइड हो, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो रसलिंग साउंड देता है। Question number 75, the patient known case of severe mitral stenosis came with the left atrial enlargement, mid diastolic murmur, loud S1, severe pulmonary hypertension with the dyspnea. What is to be expanded? तो उसमें क्या होगा? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन से क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और उसके बाद हार्ट फेलियर होगा राइट वाला। हाँ, तो मेन कॉज फॉर द राइट, हाँ, राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट जो है वो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर की मेन कॉज होती है लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर में मायोपैथीज हो सकती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। Question number 76. The child suddenly collapsed in school and died on autopsy. Coronary artery aneurysm is found. What is the diagnosis? तो ये कवासाकी डिजीज है, कवासाकी डिजीज वो वाली डिजीज है इन सब में जो बच्चों में होती है। इसमें हमारे पास ओरल ओरल अल्सर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस की भी पास दफा कंप्लेन आ जाती है, और साथ में जो है वो आर्टरियल डिजीज साथ में, क्योंकि ये वेस्कुलाइटिस की टाइप है, तो जो है वो भी आ जाती है साथ, ठीक है। 77, the bicuspid aortic valve association with coarctation of aorta, ठीक है। 78, in the second degree heart block is what? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है? एट्रियल रेट इज मोर देन द वेंट्रिकुलर रेट, हालांकि ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है, ठीक है। सेकेंड डिग्री में जो मोबिट्स टाइप 2 है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो वेंट्रिकल रेट जो है वो कम होता है एट्रियल रेट से, ठीक है। तो ये लेकिन क्योंकि सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2 के बाद जो है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है, इसलिए उसने जो है वो इसके साथ एसोसिएट कर दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थर्ड डिग्री के फीचर है।
क्वेश्चन नंबर 79 और फिर abdominal surgery के पेशेंट का hypotension tachycardia तो कितनी abdominal pain and extension और कॉमन क्या होगा सर्जरी के बाद क्या हो जाएगा hypovolemic shock फिर की न्यूरोजेनिक शॉक की तरफ बनेगा सर्जरी का न्यूरोजेनिक शॉक का तो बेसिक आवाज बहुत दूर से आ रही है। आवाज अभी ठीक नहीं आ रही। अब ठीक है। अच्छा ठीक है सॉरी। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब भी हमारे पास सर्जरी होगी तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास हाइपोवोलेमिक हाइपोवोलेमिक शॉक होगा ठीक है ये मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा वेजोमोटर टोन लॉस हो जाएगी टीपीआर कम हो जाएगा न्यूरोजेनिक शॉक में। 81 द पेशेंट प्रेजेंटेड विद 3 weeks फीवर lethargic on examination there is a hepatosplenomegaly splinter hemorrhage murmur which investigation is appropriate। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे ब्लड कल्चर्स ब्लड का। करेंगे। ठीक है स्प्लिंटर हेमरेजेस भी आ रहे हैं मरमर भी आ रहे हैं पेटोस्प्लिनोमेगेली भी आ रहा है। और इसके अलावा हमने चेक करना है तो उसमें हम ब्लड कल्चर्स करेंगे कि इसमें कोई क्या हो सकता है इसमें क्या हो सकता है कौन सी डिजीज हो सकती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। हाँ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ जो है इसमें एसोसिएशन आ सकती है। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मेजर जो था क्राइटेरिया ड्यूक्स क्राइटेरिया में मेजरली हमने क्या चेक करना होता है ब्लड कल्चर और साथ में एविडेंस देखना होता है हाँ कोई एविडेंस। यूज। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 द पेशेंट सडनली वेंट इनटू द रेस्पिरेटरी distresses EKG shows S1Q3T3 पैटर्न व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन। तो इसमें हम गैलियम स्कैन करेंगे ठीक है। और बाज दफा जो है वो एक आ जाती है प्रेग्नेंट लेडी ठीक है तो उसके अंदर हम गैलियम स्कैन नहीं करते हैं वो आगे हमारे पास ऑप्शन आएंगी तो हम इसमें देखेंगे। जो S1Q3T3 जो है ये हमारे पास जो है ये पैटर्न जब भी आता है हमने इसमें गैलियम स्कैन करना है S1Q3Q3T3 पैटर्न ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा जो S1Q3T3 पैटर्न है उसमें हम गैलियम स्कैन करते हैं फॉर द डायग्नोसिस के क्या मसला हो रहा है ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉर्मलाइज्ड आफ्टर हेमरेज इन हाउ मेनी डेज। तो 3 to 4 days में प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मलाइज हो जाती है। 84 मिडिल एज वुमेन विद पेन इन द टेम्पोरल रीजन एंड पल्सेशन फेल्ट इन द टेम्पोरल रीजन कॉज द टेम्पोरल रीजन पे जो है वो जॉइंट सेल आर्थराइटिस होता है जिसमें ईएसआर रेज्ड होता है। 85 द एसेंशियल हाइपरटेंशन कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो कार्डिक वर्क को बढ़ा देगी जाहिर है ठीक है। उसके अंदर क्या होगा हाइपरटेंशन में कार्डिक वर्क बीपी जो है वो ज्यादा जाहिर है हो रहा होगा तो कार्डिक वर्क भी बढ़ जाएगा। 86 द लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन एडीमा का ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्डिक कॉज की वजह से जब भी एडीमा होगा रिमेम्बर इट इज ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की बात करेंगे कार्डिक कॉज की बात करें तो उसके अंदर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ठीक है। और अगर बात करें ड्यू टू द किडनी एडीमा हो गया या इस तरह कोई बात करें तो स्पेसिफिकली तो मैं बात नहीं करती लेकिन ऑल ओवर जो बात आती है वो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की आती है ठीक है। तो जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो उस सूरत हाल में मेजरली जो है वो एडीमा जो होता है वो होता है ड्यू टू किडनीज या सीएलडी ठीक है क्रोनिक लिवर डिजीज। और अगर पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ वो जब भी एडीमा की बात करें या असाइटिस की बात करें तो उसके अंदर वो पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाती है और असाइटिस आ जाती है क्योंकि वो उसकी वजह से जो है वो फ्लूइड जो है वो उसमें अकोमोलेट होता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 द पेशेंट क्रोनिक हार्ट फेलियर इज वर्सनिंग व्हाट इज द कॉज। तो जब भी क्रोनिक हार्ट फेलियर वर्सनिंग होगा तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रही है। और हार्ट फेलियर के अंदर जाहिर है जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा ठीक है। इसीलिए हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम क्या कहते हैं कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं ठीक है। 1 लीटर तक फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं नमक बंद कर देते हैं क्यों क्योंकि जो है वो फ्लूइड अकोमोडेट होगा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से ठीक है। 88 after reperfusion injury free radicals released by which of these following the neutrophils release करते हैं। 89 which one is caused the primary pulmonary edema। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर पहले पल्मोनरी एडिमा करता है उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन और वो
राइट हार्ट फेलियर की तरफ चली जाती है बात। द पेशेंट विद द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी with significantly increase and diastolic volume, increase pulmonary wedge capillary pressure। pulmonary wedge capillary pressure किसका प्रेशर इनडायरेक्टली देखता है? लेफ्ट एट्रियल का। एट्रियम का। ठीक है, with the BP mentioned with increased systolic and diastolic value 145 45 and increased aortic pressure, there was early diastolic murmur which was due to what? तो इसके अंदर aortic regurgitation आएगा, early diastolic में। 91 the patient died of MI और टॉक्सिन न्यूट्रोफिल्स किसमें कितनी देर बाद होंगे? 24 आवर्स तक रहेंगे। ठीक है, 4 आवर्स 24 आवर्स न्यूट्रोफिल्स रहेंगे। उसके बाद 92 द प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम द कोहिस्तान क्लिनिक आई है अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने के लिए, लेकिन नॉर्मल फीटस है, फिर भी क्या हो सकता है? उसको पीडी है। 93 जो है वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमरी हमने कल देखा था कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे मिलेगा और राइट साइड पे। ठीक है, 94 द हार्ट फेलियर रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हार्ट फेलियर में पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल इफ्यूजन हार्ट फेलियर की सोल्यूशन होती है। 95 which of the following cause the transited production by the increased hydrostatic pressure? तो congestive cardiac failure जो होता है वो जो है वो ट्रांजिडेट फॉर्म में करता है, और एक्सुडेट में मेलिग्नेंसी हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। 96 which of the following is diagnostic test for the giant cell arteritis? तो हम क्या करते हैं? बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, 97 the hypertensive patient come to nutritionist for her diet plan, which among the following should not be given? तो सूप नहीं देना, जाहिर है सूप के अंदर क्या होगा? ज्यादा फ्लूइड भी हो जाएगा, नमक भी हो जाएगा, ये चीजें जो है वो सूप नहीं देना आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट को। ठीक है, बाकी आप इसको डेट्स एग वाइट पार्ट दे सकते हैं, ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। 98 द टाइप ऑफ नेक्रोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ एमआई क्या होगा? जो है वो हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो कि हार्ट और किडनी में आती है। ठीक है, तो ये दोनों नेक्रोसिस हार्ट और किडनी में आती हैं, ओके। हमने एमआई के बाद हार्ट में हो सकती है। esophagus 99 esophagus may be compressed by the enlargement of which structure? to left atrium। ठीक है, तो ये जो है हम थॉरेक्स में भी पढ़ेंगे, आप लोगों के साथ मेरा थॉरेक्स नहीं हुआ तो अगर हम उसमें बात करेंगे कि एसोफेगस को कौन कौन सी चीज कंप्रेस करती है, तो याद रखिएगा ऐसा कोई एमसीक्यूज है जिसमें वो कहे कि एसोफेगस कंप्रेस हो रही है लेकिन एक्सरे पे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एसोफेगस कंप्रेस है लेकिन हमारे पास कोई एसोफेगल वेब्स वगैरह नहीं आ रही हैं। एसोफेगल कंप्रेस है, डिस्फेजिया है, लेकिन हमारे पास जो है वो कोई भी क्रैश सिंड्रोम की फॉर्म नहीं आ रही है, जैसे रेनॉल्ड फिनोमेना भी नहीं है, कैल्सिफिकेशंस भी नहीं है, सेक्रोडेक्टली जिसमें हम कह रहे होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं है। तो इन सब चीजों के बावजूद जो है वो डिस्फेजिया है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में फिर लेफ्ट एट्रियम होता है, इसके पीछे एसोफेगल। आवाज कट रही है। जी, आवाज काट रही है। पहले कट रही थी, अभी दोबारा बोलने भी पता चलेगा। अच्छा सही है, ठीक है, अभी बताओ प्लीज। कट रही है, अभी भी कट रही है। अभी भी कट कट के आ रही है।